हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी रैंकर कोचिंग क्लासेस। आज से हम लोग बीकॉम सेमेस्टर 2 का क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों का सबसे पहला जो क्लास है वो कॉस्ट अकाउंटिंग का होने वाला है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन का चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोगों कोई भी चैप्टर में जाएंगे। इंट्रोडक्शन करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम लोगों को आगे जो चैप्टर्स करेंगे उसमें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम लोगों को इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में करना पड़ेगा। हम लोग बहुत डिटेल में चैप्टर को देखेंगे। पूरा वीडियो देखना, वीडियो देख के बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। प्रैक्टिकल क्लास है, प्लीज एक कॉपी और पेन लेके बैठना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सबसे पहला जो वर्ड आता है वो आता है कॉस्ट। हम लोग इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं ये होता क्या है। कॉस्ट क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा। किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का जो एक्सपेंस होता है वो क्या होता है? हम लोगों का कॉस्ट होता है। अब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का जो खर्चा होता है वही एक्सपेंस होता है? नहीं, हम लोग कोई भी प्रोडक्ट सेलेबल फॉर्म में लाएंगे, वो बेचने के लिए तैयार जब तक हो रहा है तब तक का पूरा खर्चा मेरे लिए कॉस्ट है। जैसे अगर मान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, मेरा रिटेल है, तो हम लोग सामान को ला रहे, सामान को कहीं से खरीद के ला रहे, लाने के बाद उसको रख रहे, स्टोरेज कर रहे, स्टोरेज करने के बाद उसको जब तक बेच रहे तब तक जितना खर्चा हो रहा है, जितना भी एक्सपेंस हो रहा है टू परचेज से लेके परचेज करके लाने से ले सेल तक, परचेज से लेके सेल तक जितना खर्चा हो रहा है सब मेरे लिए क्या है? कॉस्ट है। अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग है तो जब से हम लोग एकदम छोटा से छोटा सामान खरीद के ला रहे हैं उसको बनाने के लिए पूरा खर्चा मेरा कॉस्ट है। मतलब सीधा सा बात है, मेरा कोई भी प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा मेरा कॉस्ट है। ये क्यों जानना है मेरे को कितना खर्चा हो रहा है? हम लोग क्या करेंगे जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को अगर कॉस्ट पता नहीं होगा तो हम लोगों को सेल प्राइस पता नहीं चलेगा, और अगर हम लोगों को सेल प्राइस नहीं पता चलेगा देन हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर मेरे को कॉस्ट पता होगा तो उस पर हम लोग प्रॉफिट जोड़ के हम लोग सेल प्राइस निकाल सकते हैं। ये सेल प्राइस जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर सेल प्राइस ठीक ठाक हम लोग नहीं रखते हैं देन हम लोगों का सामान बिकेगा नहीं। अगर हम लोग सेल प्राइस कम रखते हैं देन हम लोगों को क्या होगा? हम लोगों का लॉस हो जाएगा, कॉस्ट हम लोग को जानना जरूरी है इसीलिए। और अगर कॉस्ट हम लोगों को अच्छा से नहीं पता होगा देन हम लोग डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगा। आगे जाके हम लोगों को कितना में बेचना है, हम लोगों को किसमें कितना खर्चा हो रहा है, किस प्रोडक्ट को बनाने में कहाँ पे खर्चा हो रहा है, हम लोग कहीं से उसको खर्चा को कम कर सकते हैं कि नहीं, ये सब जानने के लिए हम लोगों को कॉस्ट जानना बहुत जरूरी है कि एक सामान को बनाने में कितना का खर्चा आ रहा है। अगर हम लोगों को ये पता चल गया कि किसी सामान को बनाने का जो खर्चा होता है वो कॉस्ट कहलाता है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कॉस्ट से आगे बढ़ के हम लोग जाएंगे कॉस्टिंग की तरफ। क्या होता होगा कॉस्टिंग? कॉस्ट और कॉस्टिंग तो सुनने में एक ही लग रहा है, नहीं, ये जो है ये प्रोसेस है ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। ये क्या है? ये एक प्रोसेस ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। असर्टेनमेंट का मतलब क्या होता है? फाइंड आउट करना, किसी चीज को पता करना। तो हम लोग ये प्रोसेस है कॉस्ट को पता करने का कि भैया मेरा कितना खर्चा हुआ उस प्रोडक्ट में, टोटल कितना खर्चा हुआ, वो जो हम लोग असर्टेन करते हैं जिस प्रोसेस से, उसको हम लोग कॉस्टिंग बोलते हैं। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट इज एन एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्ट, बट कॉस्टिंग क्या है? इट इज एन प्रोसेस ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। समझ में आ गया? कॉस्ट क्या है? एक खर्चा है। कॉस्टिंग क्या है? एक प्रोसेस है टू फाइंड आउट कितना कॉस्ट मेरा उस प्रोडक्ट में लगा है। अगर हम लोग को ये समझ में आ गया फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर किसी को भी कोई भी क्वेरी होगा तो आप लोग कमेंट करें, मैं जवाब देने के लिए आप लोगों के पास हरदम हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो
ये तो समझ गए कॉस्ट क्या होता है। कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट एक्सपेंडिचर है किसी प्रोडक्ट का। कॉस्टिंग क्या है? असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। हम लोग को कॉस्ट को पता करने का जो प्रोसेस होता है कि कितना कॉस्ट लगा है, जिस प्रोसेस से हम लोग पता करते हैं उसको हम लोग कॉस्टिंग बोलते हैं। अच्छा, तो हम लोग ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं? हम लोग तो पता कर लिए कॉस्ट, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों जरूरी है? कॉस्ट अकाउंटिंग जरूरी है बिकॉज पहला तो हम लोगों को असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट के लिए, पहला तो असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट के लिए जरूरी है कि भैया मेरे को कॉस्ट को असर्टेन के लिए, कॉस्ट को असर्टेन के लिए हम लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग जरूरी है। दूसरा, कॉस्ट को असर्टेन करने के बाद उसमें हम लोग प्रॉफिट जोड़ के क्या निकालते हैं? टू असर्टेन असर्टेनमेंट ऑफ सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, दूसरा असर्टेनमेंट ऑफ सेलिंग प्राइस। हम लोगों को कॉस्ट पता चल जाएगा, उसमें हम लोग प्रॉफिट जोड़ के सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तीसरा और सबसे जरूरी, ये तो हम लोग कॉस्टिंग से भी कर सकते हैं, कॉस्ट पता कर ले उसमें प्रॉफिट जोड़ देंगे। तो हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग ही क्यों करेंगे? कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए। कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए मेरा कहां पे कितना कॉस्ट लग रहा है उतना ही लगे, उससे ज्यादा ना हो। मतलब लेट से हम लोग एक चाय का दुकान चलाते हैं, हम लोग एक चाय का दुकान चलाते हैं, हम लोगों का चाय का एक मेकिंग का कॉस्ट 8 रुपया आता है। तो ये 8 रुपया चाय मेकिंग का कॉस्ट आ रहा है, ये 8 रुपया ही रहे, ये हम लोग डिसाइड करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से कि भैया कोई भी ऐसा ऐसा वैसा बेकार का हम लोग खर्चा ना करें जिससे कि 8 रुपया से 9 रुपया हो जाए, 8 रुपया से 9 रुपया हो जाए। हम लोग ये इंश्योर करेंगे कॉस्ट कंट्रोल से कि भैया मेरा जितना कॉस्ट चल रहा है उससे ज्यादा ना हो, उससे ज्यादा ना हो, वो मेंटेन रहे, वो कॉस्ट मेंटेन रहे। कॉस्ट कंट्रोल करने के बाद चौथा हम लोग कॉस्ट रिडक्शन के तरफ देखते हैं। कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है? कॉस्ट को कम करना। हम लोग ट्राई करेंगे वो जो चाय का कप हम लोग जो टी बेच रहे थे 8 रुपया में, मेरा मेकिंग कॉस्ट था, मेकिंग कॉस्ट जो मेरा 8 रुपया था उसको हम लोग कम करके 7 रुपया पे ले जा पाए। तो इसका मतलब क्या 8 से 7 में ले जाए तो कैसे भी लेके चल जाए? नहीं, हम लोग विदाउट अफेक्टिंग क्वालिटी, मतलब क्या हुआ भैया हम लोगों को 8 से 7 पे जाना है पर क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए, क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए हम लोग कोई भी तरीका है क्या कहीं से कुछ हो सके या फिर कहीं से कोई तरीका निकल जाए। मान लेते कोई एबनॉर्मल लॉस कर रहा है, कोई बेकार का चीज फेंक दे रहा है, या फिर हम लोग कुछ बेकार का चीज ला के रखे हुए हैं उससे कॉस्ट बढ़ जा रहा है। तो ऐसा रूट फाइंड आउट करना जिससे कि मेरा क्वालिटी पे भी कोई इफेक्ट ना पड़े, मेरा क्वालिटी पे भी कोई इफेक्ट ना पड़े और कॉस्ट भी कम जाए, मेरा क्वालिटी पे भी कोई इफेक्ट ना पड़े और कॉस्ट भी कम जाए। इसके लिए हम लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग सीखना जरूरी है। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया मेरे लिए? ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या क्या हो गया? पहला तो असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट कि भैया मेरे को कॉस्ट को पता करना। दूसरा क्या? असर्टेनमेंट ऑफ सेलिंग प्राइस, कॉस्ट को पता करने के बाद हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा। सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के बाद हम लोग ट्राई करेंगे कि मेरा जितना कॉस्ट हो रहा है, जितना कॉस्ट हो रहा है उसको हम लोग कम ना होने दें, उसको हम लोग ज्यादा ना होने दें, हम लोग कॉस्ट को कंट्रोल करें। कॉस्ट जितना है उसको मेंटेन करने का कोशिश करेंगे, हम लोग उसको बढ़ने नहीं देंगे। और चौथा जो है हम लोग ट्राई करेंगे किसी वे में कि भैया मेरा क्या कॉस्ट कम हो सकता है क्या, थोड़ा कुछ भी करके कम हो सकता है, बट क्वालिटी में हम लोग सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। मेरा जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करते हुए कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं क्या? हम लोग इसमें ये ध्यान रखेंगे कि कॉस्ट रिडक्शन के समय मेरे क्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ये चारों है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। हम लोग अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया तब हम लोग आगे बढ़ेंगे।
अच्छा, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट हो गया, मतलब हम लोग क्या क्या सीख गए अभी। हम लोग कॉस्ट का मतलब समझ गए, हम लोग कॉस्टिंग का मतलब समझ गए, और तो और हम लोग ऑब्जेक्टिव भी समझ गए कि कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग क्यों करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। अगला ना, कॉस्ट का बहुत सारा टाइप होता है। क्या होता है? टाइप्स होता है, बहुत सारा टाइप्स होता है कॉस्ट का। कैसा कैसा टाइप्स होता है भैया? तो हम लोग टाइप्स में भी ना उसको बहुत बेसिस पे बांटते हैं। सबसे पहला जो बेसिस होता है वो होता है एलिमेंट वाइज। दूसरा जो है वो है फंक्शन वाइज। तीसरा जो है वो है बिहेवियर वाइज। मतलब कॉस्ट का जो टाइप है वो सबसे पहले हम लोग उसका नेचर के हिसाब से देखेंगे, उसका एलिमेंट के हिसाब से देखेंगे। दूसरा फंक्शन के हिसाब से देखेंगे। तीसरा बिहेवियर के हिसाब से देखेंगे। सबसे पहला जो एलिमेंट वाइज में आता है, सबसे पहला जो होता है वो होता है रॉ मटेरियल। दूसरा होता है लेबर। पहला होता है रॉ मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। पहला क्या है एलिमेंट वाइज में? रॉ मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस। अब ये रॉ मटेरियल क्या होता है? हम लोग समझते हैं रॉ मटेरियल क्या होता है। हम लोग जो चाय का दुकान खोले थे, उसमें हम लोग चाय का दुकान में तो चाय बनाएंगे। हम लोग क्या बना रहे हैं? चाय। तो चाय बनाने में सबसे जरूरी चीज क्या होता है जिसके बिना चाय बन ही नहीं सकता है? जो चाय बनाने में सबसे जरूरी चीज क्या होता है? टी लीव्स, चाय पत्ती, शुगर, चीनी, मिल्क, दूध, और वाटर। ये चार चीज के बिना चाय नहीं बन सकता है। साथ में गैस। ये सब के बिना चाय बन सकता है क्या? नहीं। तो वो चीज जिसके बिना मेरा प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता है, वो चीज जिसके बिना मेरा जो प्रोडक्ट है वो बन ही नहीं सकता है, दैट इज नोन एज रॉ मटेरियल। समझ में आया? क्या बोले फिर से समझ लो। जो मेरा प्रोडक्ट है, मेरा अभी प्रोडक्ट क्या है? चाय है। चाय बनाने में वो चीज जिसके बिना चाय बन ही नहीं सकता है, या जिसके बिना जो मेरा प्रोडक्ट है, जो मैन्युफैक्चरर, हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसके बिना वो बन ही नहीं सकता है। जैसे कि आयरन, लोहा का कोई सामान आयरन ओर के बिना नहीं बन सकता। आयरन ओर क्या होता है? जो मट्टी से जो लोहा हम लोग निकालते हैं, तो बिना उसका आयरन का सामान नहीं बन सकता। आयरन ओर के बिना आयरन नहीं बन सकता। तो वैसे ही चाय पत्ती, शुगर, मिल्क, इसके बिना चाय नहीं बन सकता। तो ये जो प्रोडक्ट है जिसके बिना चाय नहीं बन पा रहा है, दैट इज नोन एज रॉ मटेरियल। क्लियर? अगला चलते हैं। लेबर। क्या होता है लेबर? अब बताओ, हम लोग चाय पत्ती, दूध, शुगर, गैस सब लाके रख दिए। बन जाएगा क्या अपने आप चाय? बन जाएगा? नहीं बनेगा। उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? उसके लिए हम लोग को लेबर देना होगा। उसके लिए इंसान, जो ह्यूमन पावर है, जो इंसानी क्षमता है, उसको हम लोगों को लगाना पड़ेगा। इंसान को काम करना पड़ेगा, मैन पावर लगाना पड़ेगा। बिना इंसान के ये अपने आप तो नहीं बन जाएगा ना। ये अपने आप तो चाय में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, ये रख देंगे हम लोग कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं। तो ये जो मैन पावर लगा रहा है, दैट इज नोन एज लेबर। मतलब ये सामान रॉ मटेरियल लेके आ गए, रख देंगे, नहीं बनेगा। हम लोगों को रॉ मटेरियल को उसको फिर प्रोसेस करना पड़ेगा, उसको फिर तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए मैन पावर लगता है। तो वो जो मैन पावर है, दैट इज नोन एज लेबर। ठीक है? अच्छा, रॉ मटेरियल दे दिए, लेबर दे दिए, उसके बाद भी कुछ खर्चे रह जाते हैं,
कुछ खर्चे बच जाते हैं, वो एक्सपेंसेस जो ना तो रॉ मटेरियल में आता है ना तो लेबर में आता है, वो चल जाता है अदर एक्सपेंसेस में। ठीक है, रॉ मटेरियल, लेबर, ये दोनों में जो एक्सपेंसेस नहीं आ रहा है वो अदर एक्सपेंसेस में चल जाएगा। जैसे हम लोग चाय बना रहे हैं, चाय का स्टॉल खोले हैं, चाय का स्टॉल खोलने में हम लोगों को एक रूम लेना पड़ा होगा, उसका रेंट आ रहा होगा, उसका रेंट ना तो मेरे लिए रॉ मटेरियल है ना तो मेरे लिए लेबर है, तो वो कहाँ जाएगा, वो अदर एक्सपेंसेस में चल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब रॉ मटेरियल में भी दो भाग है, लेबर का भी दो भाग है, अदर एक्सपेंसेस का भी दो भाग है। क्या बोले, रॉ मटेरियल का दो भाग है, लेबर का दो भाग है, अदर एक्सपेंसेस का भी दो भाग है। रॉ मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस का जो दो दो भाग है, सबका नाम सेम है, सबका नाम सेम है। क्या है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। मतलब डायरेक्ट रॉ मटेरियल, इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, समझ में आया। क्या बोले, रॉ मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस का फिर दो दो भाग है, एक डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, अब हम लोग ये जो डायरेक्ट है, ये तो डायरेक्ट, जितना भी इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, लेबर, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस, ये तीनों को मिला के हम लोग ओवरहेड बोलते हैं। इसको ओवरहेड क्यों बोलते हैं, इसको ओवरहेड क्यों बोलते हैं, ये समझना, ओवरहेड क्यों बोलते हैं। डायरेक्ट तो सीधा रॉ मटेरियल डायरेक्ट मेरे को लगा, हम दे दिए, डायरेक्ट लेबर लगा दे दिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगा दे दिए, पर ये जो रूम रेंट है, ये जो रूम रेंट है, रूम रेंट सिर्फ चाय बनने के लिए रूम रेंट नहीं लग रहा है ना, या फिर बात समझना, एक चीज अगर मेरे में चाय में, मेरा जो टी स्टॉल है उसमें चाय बन रहा है, टी बन रहा है, कॉफी बन रहा है, कुछ स्नैक्स का सामान होगा, तो वो जो रूम रेंट है ना, हम लोग सिर्फ चाय के माथे पे नहीं दे सकते कि भैया चाय, तुम चाय का दुकान है तो चाय को हम लोग सब रूम रेंट दे देंगे कि चाय तुम उठा के दो पैसा, नहीं हो सकता है। हम लोग क्या करेंगे, रूम रेंट के सबके माथे पे देंगे, रूम रेंट को सबके माथे पे देंगे, थोड़ा तुम दो, थोड़ा तुम दो, थोड़ा तुम दो, सबके हम लोग माथे पे दे रहे हैं। भैया तुम्हारे माथे पे इतना रुपए, तुम्हारे माथे पे इतना रुपए, तुम्हारे माथे पे इतना दे, उसके माथे पे दे रहे हैं ओवरहेड। मतलब जितना इनडायरेक्ट खर्चा होता है वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर नहीं पड़ता है, वो सबको बांट दिया जाता है, वो सबको बांट दिया जाता है, इसलिए उसको ओवरहेड बोलते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके अलावा जितना इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है वो चला जाता है ओवरहेड के खाते में। ये हो गया एलिमेंट वाइज कॉस्ट का, हम लोग टाइप समझ गए, एलिमेंट वाइज क्या क्या टाइप्स होता है, रॉ मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस। हम लोग आगे आता है फंक्शन वाइज में। फंक्शन वाइज, फंक्शन वाइज क्या होता है, सबसे पहला होता है प्राइम कॉस्ट। अभी जो हम लोग डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पढ़े, सबको मिला के, सबको मिला के सबको मिला जब देंगे हम लोग, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, तीनों को जोड़ के जो खर्चा आता है वो प्राइम कॉस्ट आता है। ठीक है, तीनों को जोड़ के खर्चा जो आएगा वो प्राइम कॉस्ट होगा मेरा, कि भैया मेरा ये मेन खर्चा है, ये मेरा मेन खर्चा है टू प्रोड्यूस दैट गुड्स या दैट प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट को मेरे को प्रोड्यूस करने का ये प्राइम कॉस्ट है, ये सबसे जरूरी खर्चा है। उसके बाद प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री कॉस्ट आता है, वो खर्चे जो फैक्ट्री, सिर्फ फैक्ट्री वालों के लिए है, जैसे कोई मशीन चल रहा है वो सिर्फ फैक्ट्री में चल रहा है, फैक्ट्री कॉस्ट में चल जाएगा वो।
वो पूरे खर्चे में हम उसको नहीं जोड़ सकते, क्योंकि वो फैक्ट्री में जितना काम हो रहा है वो सब में चलेगा। तो अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उस फैक्ट्री से, तो उस मशीन का कुछ खर्चा हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट के हिसाब से इसको दे देंगे जिस प्रोडक्ट को बना रहे हैं। मतलब मेरा फैक्ट्री कॉस्ट वो खर्चा है जो फैक्ट्री में यूज हो रहा है और कहीं भी उसका यूज नहीं हो रहा है, देन वो खर्चे फैक्ट्री कॉस्ट में आ जाएगा। उसके बाद आता है हम लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या होता है? वो खर्चा जो हम लोगों को ऑफिस में खर्चा हो रहा है, वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक डिसीजन लेना पड़ रहा है, मेरे को किसी को रिसर्च टीम को पैसा देना पड़ रहा है, मेरे को जो मैनेजर है, मेरा जो सुपरवाइजर है उसको पैसा देना पड़ रहा है, जो ऑफिस में बैठ के उस प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं उनका जो खर्चा हो रहा है वो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में आ जाएगा। मतलब मेरा ऑफिस का खर्चा उस प्रोडक्ट में को यू बनाने के लिए मेरा ऑफिस में से कितना खर्चा हो रहा है टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट, वो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में डाल देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के बाद अगला आता है हम लोगों का सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट भैया बेचने का खर्चा कितना आया, मेरे बेचने में खर्चा कितना आ रहा है। बेचने में खर्चा होता है मेरे को डिलीवरी बॉय को देना पड़ता है, मेरा शोरूम का रेंट लगता है। शोरूम सिर्फ क्यों होता है? शोरूम दिखाने के लिए होता है, मेरे पास ये प्रोडक्ट है तो वो फिनिश गुड्स वहां पे रहता है, मेरे बना हुआ गुड्स उसको बेचने के लिए सिर्फ शोरूम रहता है, तो वो सेलिंग कॉस्ट में आ जाता है। और उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब मेरे को पूरा सामान बनाने में कितना खर्चा आया, पूरा सामान मेरा बेचने के लिए तैयार है, मेरा बेचने के लिए तैयार है, तैयार होने के तक जितना खर्चा होता है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब मेरा ये सामान जो है, मेरा जो चाय है अब तैयार है कि हम बेच सकते हैं, तो उतना तक के लिए टोटल जो खर्चा होगा दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझ में आया? हम लोगों का चाय को जो हम लोग पानी डाले उसमें चाय पत्ती डाले, वहां से स्टार्ट होके एकदम चाय तैयार है बन के बेचने के लिए, वहां से लेके वहां तक का पूरा खर्चा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाता है। ठीक है, फंक्शन वाइज समझ में आ गया। बिहेवियर वाइज में 3 होता है। सबसे पहला होता है फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। तीसरा होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। बिहेवियर वाइज फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड मतलब वो खर्चा जो चेंज नहीं होगा, कुछ भी हो जाए मेरे को वो खर्चा करना ही पड़ेगा। जैसे कि चाय दुकान में मेरा रूम रेंट, रूम रेंट जो होता है ये मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है भैया। कैसे? जो मालिक है, रूम का जो मालिक है, वो आके ऐसा नहीं बोलेगा कि भैया 2 कप बेचा है, तुम पूरा सारा महीना में 2 कप चाय बेचा है, तुम एक काम करो 5,000 नहीं तुम मेरे को 1,000 रुपया दो, ऐसा बोलेगा नहीं। जो अगर रूम रेंट 5,000 रुपया है देन यू हैव टू पे 5,000 रुपीज। चाहे तुम्हारा 1 कप चाय बिका है, चाहे तुम्हारा 1,00,000 कप चाय बेचा है, तुमको 5,000 रुपया तो देना पड़ेगा। चाहे तुम उसमें से लाखों कमाओ, चाहे उसमें से मत कमाओ, तुमको रूम रेंट देना ही पड़ेगा। तो अगर मेरा 1 कप चाय बना है, 100 कप चाय बना है, 1,00,000 कप चाय बना है, मेरा 5,000 रुपया ये फिक्स्ड है, इसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, अगला आता है वेरिएबल कॉस्ट। क्या होता है वेरिएबल कॉस्ट? वो कॉस्ट जो चेंज होता है। कैसा चेंज होता है? हम लोग आज के डेट में चाय बना रहे हैं, एक चाय बनाने में मेरे को थोड़ा दूध, थोड़ा चीनी, थोड़ा चाय पत्ती लग रहा है, बट अगर हम लोग को 100 कप चाय बनाना है उस हिसाब से मेरा चाय पत्ती बढ़ेगा, उस हिसाब से दूध बढ़ेगा, उस हिसाब से चीनी बढ़ेगा। तो जितना हम लोग चाय बनाएंगे उतना वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, जितना चाय कम बनाएंगे उतना वेरिएबल कॉस्ट कमेगा। मतलब वो कॉस्ट जो हम लोग प्रोडक्ट बनाते जाते हैं ना, उसके हिसाब से वो कॉस्ट भी बढ़ता है। अगर प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो कॉस्ट भी कमते हुए चल जाएगा, इसको हम लोग वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। अगला आता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है?
सेमी वेरिएबल होता है जो कि कुछ पार्ट उसका फिक्स्ड होता है, कुछ पार्ट हम लोगों का वेरिएबल होता है। जैसे इंटरनेट बिल, लेट से हम लोगों का 250 का हम लोग रिचार्ज करवाए, कितना का करवाए, 250 का रिचार्ज करवाए। 250 का रिचार्ज में हम लोग को 1.5 GB नेट देगा, 1.5 GB हम लोगों को नेट देगा। तो अब हम लोग 239 का तो रिचार्ज करवा चुके हैं, ये फिक्स्ड हो गया। मतलब हम लोग को हर महीना 239 का तो रिचार्ज करवाना पड़ेगा टू गेट 1.5 GB नेट। बट अब हम लोगों का 1.5 GB खत्म हो गया, मेरे को और नेट चाहिए। तो अब ना 1.5 GB से हम लोग जितना ज्यादा हम लोग यूज करेंगे, 1.5 GB से जितना ज्यादा यूज करेंगे उसके लिए अलग से फिर 1 GB के लिए 15 रुपया, 2 GB के लिए 20 रुपया, जो भी चार्जेस है वो लेगा। मतलब मेरा 1.5 GB तक क्या हो रहा है, जो मेरा जो 1.5 GB तक का कॉस्ट है वो फिक्स्ड है। 1.5 GB अगर हम लोग यूज करते हैं तो मेरे को 239 देना है, उससे कम यूज करते हैं फिर भी मेरे को 239 देना है। पर जब वो 1.5 GB से ज्यादा हम लोग यूज करेंगे, अब जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा मेरा कॉस्ट बढ़ते हुए जा रहा है। मतलब उसका कुछ पार्ट जो है वो फिक्स्ड है, उसके बाद वो वेरिएबल नेचर का हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल। आई होप ये तीनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। टाइप्स, कॉस्ट का टाइप्स क्या क्या है, एलिमेंट वाइज, फंक्शन वाइज, बिहेवियर वाइज। रॉ मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस। रॉ मटेरियल का फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेबर का डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अदर एक्सपेंसेस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जितना इनडायरेक्ट है तीनों मिलके ओवरहेड बन गया। फंक्शन वाइज में प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बिहेवियर वाइज में फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये हम लोगों का कॉस्ट टाइप हो गया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया कमेंट करें, मैं फिर से समझा दूंगा। और प्लीज आप लोग ना ये लिखा करो, जितना कॉपी में लिखोगे उतना जल्दी याद होगा। नोट्स मिलेगा, थोड़ा दिन बाद मिलेगा, नोट्स तैयार हो रहा है, पर मेरा ये मानना है जितना आप कॉपी में लिखोगे उतना जल्दी आप लोगों को याद होगा। चलो आगे बढ़ते हम लोग। इसके बाद दो चीज और करेंगे, और आज का जो क्लास है वो यहीं तक हम लोग करेंगे। दो कॉस्ट के बारे में और जानेंगे हम लोग। ये पहला क्लास है, थोड़ा सा छोटा वीडियो बनाने का हम ट्राई कर रहे हैं। अगला क्लास से प्रैक्टिकल क्लास है, थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा। सो प्लीज वीडियो को पूरा देखा करो, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं हर क्लास को जितना हो सके मैं डिटेल में क्लास देने का ट्राई कर रहा हूँ। डिटेल में फ्री में क्लास होगा, पूरा जितना भी क्लास होगा, कॉस्टिंग का, मार्केटिंग का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, आईटी का, सबका वीडियो धीरे धीरे आएगा। हर क्लास डिटेल में पूरा फ्री होगा। सो सब्सक्राइब करो चैनल को और चैनल पे बने रहो। अगला कॉस्ट, एक कॉस्ट है वो आता है संक कॉस्ट, दूसरा आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पहला आता है संक कॉस्ट, दूसरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, संक कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। संक का मतलब क्या होता है, डूबना। संक का मतलब क्या होता है, डूब गया, वो पैसा जो डूब गया। मतलब मान लेते हैं आज जब हम लोग टी स्टॉल खोले, चाय का दुकान खोले ना, चाय का दुकान खोलने से पहले हम लोग घर गए, घर से 5,000 रुपया लिए और ना हम लोग एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर दिए। हम लोग किस में खर्चा कर दिए, एडवर्टाइजमेंट में। हम लोग 5,000 रुपया टी स्टॉल का एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर दिया। 5,000 रुपीज हम लोग टी स्टॉल का एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर दिए। आज के डेट में उस एडवर्टाइजमेंट का मेरा कोई भी वैल्यू नहीं है। हम लोग कॉस्ट असर्टेनमेंट में उस एडवर्टाइजमेंट का वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि वो हम लोग खर्च चुके हैं। इसका हम लोगों को कोई फायदा हुआ नहीं हुआ वो बात का बात है। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है, तो एक तरह का हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है ये, जो कि हम लोग पीछे करके आ चुके हैं। हम लोग पीछे करते हैं जो हम लोग पहले कर चुके हैं, जिसका आज के डेट में डिसीजन मेकिंग में कोई भी काम नहीं है। दैट इज नोन एज संक कॉस्ट। मतलब वो खर्चा जो हम लोग
पहले कर चुके हैं, आज के डेट में उसका डिसीजन मेकिंग में कोई भी काम नहीं है, दैट इज नोन एज संक कॉस्ट। ठीक है। दूसरा होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्या होता है? हम लोग एक चीज को स्टार्ट करने से पहले कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, वो जो सैक्रिफाइस होता है दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कैसे? आज के डेट में हम एक चाय का दुकान खोले, लेट से इसमें मेरा 25,000 रुपया, हम लोग इसमें 25,000 रुपया लगाए, एक चाय का दुकान में 25,000 रुपया लेके हम लोग चाय का टी का स्टॉल खोले, या फिर एक चाय का छोटा सा दुकान खोले। कितना देके? 25,000 रुपया देके हम लोग ये चाय दुकान में 25,000 लगा दिए। क्या हम इसको बैंक में लगा सकते थे? बैंक में एफडी करवा सकते थे? करवा सकते थे यार, 25,000 एफडी करवा देते, 3 साल बाद हमको उसमें कुछ इंटरेस्ट मिलता ना, 3 साल बाद उसका कुछ इंटरेस्ट हम लोगों को मिलता। वो जो इंटरेस्ट हम इस चाय के दुकान के वजह से छोड़ रहे हैं, मतलब हम लोग ये 25,000 जिसको बैंक में लगा सकते थे पर हम लोग लगाए नहीं। हम लोग किस में लगाए? चाय का दुकान में लगाए। ये जो नहीं लगाए ना, जो कॉस्ट हम लोग नहीं इनकर्ड किए, मतलब इसके बदले अगर हम लोग इसमें नहीं लगा के इसमें लगाते तो मेरे को इंटरेस्ट मिलता ना, लेकिन हम लोग इसमें तो लगाए नहीं, हम लोग इसमें लगाए, इसमें नहीं लगा के हम लोग इसमें लगा दिए। तो जो इंटरेस्ट का पैसा है वो हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं हम लोग? सैक्रिफाइस कर रहे हैं। 25,000 का जो इंटरेस्ट आता उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस कर रहे हैं टू ओपन अ टी स्टॉल। तो ये जो हम लोग जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? एक चीज को तैयार करने के लिए हम लोग दूसरा चीज जिसको हम लोग छोड़ के आगे बढ़ते हैं, दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल समझाते हैं, शायद और अच्छे से समझ में आ जाए। मान लेते हैं मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक मेरे को 25,000 दे रहा है, हम लोग एक नौकरी जॉब के लिए गए, जॉब में एक जगह मेरे को 25,000 दे रहा है, एक जगह मेरे को 23,000 दे रहा है। यहाँ पे मेरे को 5 डेज काम करना है, यहाँ मेरे को सिर्फ 3 डेज काम करना है। अब समझना, हम लोग या तो हम लोग इसको चूज करेंगे या तो हम लोग इसको चूज करेंगे। अगर हम लोग इसको चूज करते हैं तो हम लोगों को ये मौका था इसको चूज करने का, तो इसको चूज किए और इसको छोड़ दिए, इसको हम लोग चूज किए, इसको छोड़ दिए, इसको जो छोड़ दिए ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। ये मेरे लिए क्या हो गया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। अगर हम लोग ये चूज करते हैं तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। मतलब हम लोग जिस ऑप्शन को चूज कर रहे हैं उसके बदले जिसको सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जिसको हम लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसको हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। हम लोग एक ऑप्शन को चूज करने के बाद दूसरा ऑप्शन जिसको हम लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसको हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। आई होप ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ भी समझ में ऐसा कोई भी टॉपिक है जो समझ में नहीं आया, मेरे को कमेंट करो, मैं आप लोगों को फिर से बता दूंगा। तो आज का जो इंट्रोडक्शन का जो क्लास था वो आज हम लोग यहीं तक करेंगे। अगला क्लास में जो इंट्रोडक्शन का जो बाकी पोर्शन है उसको कंप्लीट कर देंगे। ये 2 पार्ट में ये वीडियो बनेगा। पहला पार्ट यहीं तक खत्म है। दूसरा पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, गुड अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने का क्या क्या हम लोगों को क्या क्या देखना पड़ता है, ये सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और कुछ कॉस्ट ऑब्जेक्ट कॉस्ट सेंटर कुछ है जो कि हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। सो आज के लिए यहीं तक।